अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पिछले बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मजबूरी ये थी कि बहुत दिनों से त्यौहार था और उस त्यौहार में मशगूलियत की वजह से या साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। उसके लिए आप लोग सभी लोग माफ़ करें। तो आज की ये वीडियो आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताने वाला हूँ और लास्ट में आपके सवाल और आंसर और क्वेश्चन सारे के सारे हल कराए जाएंगे। ये लास्ट में होगा, लेकिन पहले आपको सबक समझना है। समझने के बाद जो भी आपत्तियां हैं आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत मुफीद और हेल्पफुल साबित होगी। आलमी हिद्दत, देखिए ग्लोबल वार्मिंग, ये जहां पर सबक आप देख रहे हैं ये 10वीं की सबक है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कहते हैं दुनिया को और वार्मिंग कहते हैं गर्मी को। यानी अगर इसको कहा जाए उर्दू में आलमी हिद्दत यानी गर्म दुनिया। अब गर्म दुनिया इसको क्यों यहाँ पर रखा गया है? इसको किसी मुसन्निफ ने, किसी लिखने वाले ने इस सबक को नहीं लिखा है, बल्कि ये नॉलेज के तौर पर इस किताब में इसको रखा गया है, इस मजमून को रखा गया है ताकि हमें नॉलेज हो जाए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। अब थोड़ा समझिए कि ये ग्लोबल होता क्या है, ये सब समझेंगे आप। थोड़ा सा पढ़िए पहले। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं। या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा। हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत मौजू है और मुतदिल है। इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि जिस ज़मीन पर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हमें गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है और हमारा जिस्म ऐसा है कि गर्मी भी सह लेती है और सर्दी भी सह लेती है। बरसात का मौसम होता है तो बरसात भी हम लोग सह लेते हैं, है कि नहीं? तो मालूम चला कि ये जो ज़मीन है, ये जो खित्ता है, ये जो कायनात है, ये जो ये सैयारा है, ये क्या है? ये हम सब के लिए फायदामंद है कि नहीं? ये जो जमीन हम सब के लिए क्या है? फायदामंद है। हर इंसान जिंदगी गुजार सकता है, जानवर भी जिंदगी गुजार सकता है और परिंदे, पक्षी, ये सब जिंदगी गुजार सकते हैं कि नहीं? आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन दूसरे सैयारे में, दूसरी जगह पर, दूसरे सैयारे पर जिंदगी महाल है, मुश्किल है। वहां पर हर इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता है। आप सोच करके देखिए कि जब यहां से कल्पना चावला जो गई थी, कहां गई थी? चांद के ऊपर सफर करने के लिए गई। और वहां पर जब गई तो क्या वो बिल्कुल आसान लिबास में गई? नहीं, आसान ड्रेस में नहीं गई थी ना, बल्कि उसके लिए वो पूरी की पूरी तैयारी करके गई ताकि उसको ऑक्सीजन लेने में कमी ना हो, नाइट्रोजन में कमी ना हो, कि सांस लेने में, सांस छोड़ने में कमी ना हो, है कि नहीं? तो पता चला कि हमारी जो जमीन है, जितनी हमें चीजें चाहिए वो तो हमें मिल रही है, लेकिन दूसरी जो जगह है, दूसरा सैयारा है, वहां पर ये चीज मिलना मुश्किल है। इसीलिए ये जो जमीन है हम सबके लिए फायदामंद है। इतना समझ में आ गया ना? अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये भी चीज समझाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इतना समझ में आया कि नहीं पहले? अब देखिए, लेकिन पिछले 20, 30, 40 वर्षों से हमारी जमीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। जमीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्जी में तदरीजी इजाफा का नाम दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, जो बहुत देर से मैं आपको यहाँ पर जो बोल रहा था समझ में नहीं आ रहा था, अब देखिए और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कहते किसको है? यानी जमीन के गर्म होने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, है कि नहीं? यानी मौसम जो है या जमीन जो है गर्म होती जा रही है, इसको क्या कहेंगे?
आम भाषा में, सरल भाषा में अगर ग्लोबल वार्मिंग पूछा जाए आपसे कि क्या होता है, तो आपको सिंपल जवाब देना है कि जमीन के दर्जे हरारत में जो इजाफा हो रहा है, जो बढ़ोतरी हो रही है, उसको क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। इतना समझ में आया ना? यानी जमीन का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी जमीन में गर्मी बढ़ रही है, उसको क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। इतना समझ में आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? यानी आपको इसका जवाब आपको आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदां इस मसले पर बहुत फिक्रमंद हैं। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ इस मसले पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख्यालात हुए। इससे मुदाफ़ात के लिए कई अहम कदम इन ममालिक में किए जा रहे हैं। अब ये होता क्यों है? यानी जो ज़मीन गर्म हो रही है, वो क्यों हो रही है? थोड़ा समझ में तो आना चाहिए ना। इसका तो जवाब आपको मिल गया कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? यानी ज़मीन में जितना भी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लेकिन होता कैसे है? ये क्यों हो रहा है? यही चीज़ समझते हैं थोड़ा। लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? इसकी सबसे अहम वजह हम खुद इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं, जिनको साइंस की जबान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज्यादा पैदा हो रही हैं। देखिए यहाँ पर जितना जितना देखिए पहले क्या होता था, इतने ज्यादा जंगल, इतने ज्यादा पेड़ पौधे थे, तो जब सूरज की रोशनी जब पड़ती थी जमीन के ऊपर, तो डायरेक्ट जमीन के ऊपर नहीं पड़ती थी, बल्कि किसके ऊपर पड़ती थी? जमीन के ऊपर नहीं पड़ करके सूरज किसके ऊपर पड़ती थी? पेड़ पौधों के ऊपर पड़ती थी, है ना? गाछ के ऊपर पड़ती थी, पौधों के ऊपर पड़ती थी, बड़े बड़े दरख्त के ऊपर पड़ती थी, है कि नहीं? ये बात सही है ना? हाँ, तब जो है गर्मी कम लगती थी। और आजकल क्या हो रहा है, जितनी ज्यादा गाड़ियां हो गई है या जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को बिल्कुल काट रहे हैं, और काटने के साथ साथ जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको काट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अब जो सूरज की रोशनी डायरेक्ट किसके ऊपर आएगी? वो पेड़ के ऊपर नहीं आकर के, बल्कि जमीन के ऊपर आएगी। और जब जमीन के ऊपर आएगी तो जमीन और ज्यादा गर्म होता जाएगा, और जब ये जमीन गर्म हो जाएगा, तो फिर जितने भी पहाड़ है, यानी बर्फ के पहाड़ है, बर्फ के तूदे हैं, वो पिघलना शुरू हो जाएगा। जब वो पिघलेंगे, पिघलने के उनका नुकसान ये होगा कि समंदर में और ज्यादा पानी हो जाएगा, और जो समंदर के किनारे पर जितनी भी बस्तियां हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो पता चला कि यहां से कितना खतरनाक हमारे लिए ये चीज हो सकता है। इतना समझ में आ गया ना भाई, क्यों हो रहा है? क्यों का जवाब मिल गया आपको। अब आगे और चलते हैं। कारखाने होते जा रहे हैं, मोटर गाड़ियों के इजाफे हो रहे हैं, जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज्यादा पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर आबोखरा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, ये मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन वगैरह, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड के पहले के मुकाबले में 31 सेल्सियस डिग्री और मीथेन 149 सेल्सियस डिग्री पैदा होने लगी, है ना? 149% क्या होने लगा भाई? और ज्यादा वृद्धि हो गई है। किसके अंदर? यानी गैसों के अंदर। पहले इतना नहीं था, लेकिन ये 20-30 साल से और ज्यादा धुआं। देखिए, जब हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल में इंजन जब खराब हो जाता है, तो कितना खराब धुआं फेंकता है। हम जो आग जलाते हैं, तो लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, ये सब जो धुआं है, ये हमारे पूरा पर्यावरण को खराब करता है, पूरे माहौल को खराब करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। इतना समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। नहीं समझ में आया, आप कमेंट खुला हुआ है, आप बिल्कुल उसमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आया। मीथेन गैस, अब ये मीथेन गैस होता क्या है, यानी किस चीज से बनता है, इसका भी जवाब देख लीजिए। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज्यादा निकलती है। इतना समझ में आ गया ना। यानी मीथेन जो गैस है, वो धान के खेतों से
और गाय के गोबर यानी गाय भैंस के गोबर से ज्यादा निकलती है। ठीक है, हमारी जमीन पर आफताब की जो शुआएं आती है, आफताब मतलब सूरज, सूरज की जो किरणें आती है वो उन्हें ज्यादा जज्ब कर लेती है और उसकी वजह से जमीन का दर्जा हरारत क्या हो जाता है, माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्जों में उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। दर्जा हरारत, टेम्परेचर एक ही बात है। यानी जितनी सूरज की रोशनी आ रही है तो किसके ऊपर आती है, यानी गाय का जो गोबर है उसके ऊपर, उसके अंदर जज्ब कर लेती है, उसके अंदर सोख लेती है, तो और ज्यादा गर्मी पैदा करती है कि नहीं। तो पता चला कि जितनी ज्यादा गर्मी पैदा होने लगेगी उतना ज्यादा क्या होगा, इस दुनिया के लिए खतरनाक और संगीन बात होगी और दुनिया का माहौल और बिगड़ता जाएगा। नई नई बीमारियां पैदा होती रहेंगी, वायरस और जरासीम पैदा होते रहेंगे, जिससे और नुकसान भयानक हो सकता है। जैसे अभी सबका बाप कोरोना है ना, इसने सबका रोना कर दिया। अब आगे चलते हैं। देखिए, समझ में मुझे मुझे लग रहा है कि आपको आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र बनाए रखना है आपको ताकि समझ में आ जाए। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 75 सेल्सियस डिग्री बढ़ गया है। अगर यही हालत रही तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में 1 सेल्सियस डिग्री से 6 सेल्सियस डिग्री तक का इजाफा हो जाए। ये बहुत तशवीशनाक बात है। यानी अगर यही हालत रही तो आने वाले कुछ सालों में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, हमें धुआं को कम करना है, पोल्यूशन कम करना है, गंदी चीजों को कम रखना है, इसी तरह प्लास्टिक को कम जलाना है, जिससे हमारा माहौल, पर्यावरण खराब ना हो। समझ में आ गया ना भाई। चले, जमीन के दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से समंदरी बर्फ के बड़े बड़े तूदे तेजी से पिघलते हैं। मैंने बताया ना आपको कि पहले जो था, सूरज की रोशनी क्या होती थी, वो जमीन के अंदर डायरेक्ट नहीं पड़ती थी, बल्कि किसी का मकान पे, या मकान पे भी नहीं तो गाछ पर, पेड़ पौधों पर पड़ती थी। लेकिन अब जो है सूरज की रोशनी डायरेक्ट जमीन के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से जमीन और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। और जब जमीन गर्म होगा तो जाहिर सी बात है, जितने भी पहाड़ है, समंदरी बर्फ के बड़े बड़े तूदे हैं, वो तेजी से पिघलते जाएंगे। हम सोचते हैं कि छोटा छोटा सा है, नहीं भाई, इतने बड़े बड़े पहाड़ के वो है तूदे जो समंदर को भर सकता है। इसलिए हमारे लिए ये मुसीबत हो सकती है। उसकी वजह से समंदर में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। माहिरीन माहौलियात का ख्याल है कि उसकी वजह से कई जजीरों के हमेशा के लिए समंदर में डूब जाने का अंदेशा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे देश भारत के कुछ दक्कनी साहिली इलाके, मालदीव वगैरह भी डूब सकते हैं। यानी इससे पता चला है कि मालदीव, बांग्लादेश, हमारा खुद का देश, तो ये सब क्या हो सकते हैं। जैसे मुंबई है, अब देखो समंदर के पास में है ना मुंबई, जो पूरी जो बसी हुई है वो समंदर के किनारे पर है। इसी तरह बेंगलोर है। तो ये जितने भी इलाके हैं ये डूब सकते हैं। इसीलिए ये बड़े बड़े शहर तबाह और बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए क्या करना है भाई, इस पर हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसा करना है उसका भी जवाब आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना है आपको। तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। यानी जितनी ज़्यादा गर्मी होती जा रही है और ज़्यादा नई नई बीमारियां हमारे अंदर पैदा होती जा रही है। मौसमों की मुअय्यना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह अभी अक्टूबर चल रहा है ना, अभी आज कितनी तारीख है, 17 तारीख है। अब देखिए अक्टूबर नवंबर में थोड़ा सा क्या होता है, गर्मी नहीं बल्कि सर्दी होने लगती है। लेकिन इसका असर है, ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है कि अभी भी गर्मी इतनी ज्यादा तेज पड़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि मई जून का महीना है। बात समझ में आ रहा है ना कि भाई कितनी गर्मी होती जा रही है। यानी इस ठंडी में भी अब गर्मी का एहसास हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कई ठंडे मुल्कों में अब काफी गर्मी पड़ने लगी है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। उसके बरअक्स बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज्यादा पनपने लगे हैं, जिनसे कई खतरनाक किस्म की बीमारियां हो रही है। तूफान, सैलाब और कहत की कसरत है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है। यानी पूरा दुनिया का ये मसला है भाई। आज सिर्फ भारत का मसला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस मोहलिक वबा से बचने की तरकीबें और इकदाम करने होंगे, है कि नहीं।
हमें अब इस खतरनाक मसले का मुकाबला करने के लिए गौर व फिक्र करना होगा। ये हमारे मुल्क के हर शहरी का फ़र्ज़ है कि जिस कदर मुमकिन हो उससे बचने के लिए तरकीब करें और हुकूमत के ज़रिए उसके लिए जो हिदायत दिए जाएँ उन पर अमल किया जाए। हुकूमत के मंसूबों में भरपूर ताउन किया जाए। अब इन हालात में हम क्या करें? अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या बढ़ रहा है या ज़मीन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हमें क्या करना है? जिससे हमारे अंदर बीमारियाँ ना आएँ, हमारे अंदर वो परेशानियाँ ना आए, हमारा भारत देश सुरक्षित रहे, है ना? तो उसके लिए उसका जवाब है, हम सभी लोगों को अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ़्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी होगी। जाहिर सी बात है, अलग अलग गैस निकाल रहे हैं, कभी इधर वाला, कभी उधर, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी जापान, कभी अमेरिका। ये सब तरह तरह की चीज़ें निकाल रहे हैं जिससे और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता जा रहा है। जंगलों को कटने से रोकना होगा। अगर आपके घर के अंदर, मुझे मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका घर है, बड़ा घर है, चाहे छोटा घर है, लेकिन 1-2 पेड़ आप अपने घर के अंदर रखें ताकि आपको ऑक्सीजन और साँस लेने में भी आसानी हो, कोई बीमारी आपको ना आए, क्योंकि इससे बीमारी टलती है। जितना ज़्यादा पेड़-पौधे होंगे, जितनी ज़्यादा हरियाली होगी, उतनी ज़्यादा बीमारी आने का कम खतरा रहेगा। तो समझ में आ गया ना इतना भाई? पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए। यानी अब इस दुनिया में, यानी इस मौजूदा दौर में टेस्ला की ज़रूरत है, जो कि इलॉन मस्क ने जो निकाला है, बिजली से चलने वाली गाड़ी। ये सब अभी अब आज के दौर में बहुत सही रहेगी और बहुत मुफ़ीद रहेगी। लेकिन हमारा देश कब ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर गौर करेगा, मालूम नहीं भाई। अब देखिए, लकड़ियों और कोयलों को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करनी चाहिए। सन 2007 में क्योटो में उसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज़ तैयार की गई, जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए और हल्फ लिया कि हर मुल्क इस दस्तावेज़ की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने-अपने मुल्क में अमल करेगा। इस तमाज़त को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिश जारी है। इस तमाज़त, यानी ये जो तमाज़त देख रहे हैं, तमाज़त कहते हैं गर्मी को, यानी गर्मी कम करने के लिए बहुत सारे मुल्क अभी भी क्या है, कोशा है, यानी कोशिश कर रही है ना? अब देखिए, देख रहे होंगे आप, गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और कभी-कभी आप अखबार में ये सुनने को मिलता होगा कि इस साल 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 10 साल, 20 साल गर्मियों का रिकॉर्ड टूट गया। सुनने में आता है कि नहीं भाई? ये तो नहीं कि मैं फ़ॉल्स मार रहा हूँ, बल्कि यही सुनने में आता है। तो ये समझ में आ रहा है कि कितनी ज़्यादा ज़मीन के लिए खतरनाक चीज़ें हमारे लिए आ रही है। अब आगे चलते हैं भाई। हाँ, अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम-घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की। ग्लोबल वार्मिंग, वही ज़मीन का गर्म होने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी इसको ख़त्म करने के लिए अल गोरे ने पूरे मुल्क में चप्पे-चप्पे पर गया बेचारा, और तकरीरें की, इश्तिहारात तक़सीम कराए और एक किताब भी लिखी जिसमें लोगों को उसके खतरात, असरात और दिफा के तराकीब से रोशनास कराया। यानी उस जो किताब लिखी उसमें उन्होंने पूरा का पूरा हल भी बताया कि किस तरह क्या-क्या करने से ग्लोबल वार्मिंग पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर सन 2008 तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनअकिद किया गया। यानी 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर सन 2008 तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस भी, ये पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस चला सिर्फ इस बात के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग पर किस तरह कंट्रोल किया जाए। लेकिन जो सन 2008 की बात है, अब देखिए सन 2021 है, और इस 21 में
कितनी ज्यादा गाड़ियां आ गई है, मोटर गाड़ियां आ गई है और सलेंसर इतने खराब होते जा रहे हैं जिससे प्रदूषण फैल रहा है, माहौल खराब हो रहा है, लेकिन हमें अभी भी अकल नहीं आ रही है। ये अकल जब भी आएगी जब और ज्यादा बीमारी फैलेगी, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक सदर हिंद और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। इस 5 रोजा कांग्रेस के दो ही मौजूआत थे, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकजी हुकूमत के मखसूस खित्तों से चुनकर 556 तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। पूरे मुल्क से 165 असातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। समझ रहे ना, यानी पूरे के पूरे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अब देखो बच्चों, देखो हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की जरूरत है और हुकूमत ये काम आज के तलबा व तालिबात में बेदारी लाकर करा रही है। नई नस्ल के उभरते हुए बालिग तलबा और तालिबात पर ही मुल्क की सारी जिम्मेदारी आने वाली है। देखिए जितने भी लोग खत्म होने थे वो तो खत्म हो गए, है कि नहीं। अब जो काम करना है वो हमें करना है। समझ में आ रहा ना, ये नहीं कि भाई अब बुढ़वा सब आएगा काम करने के लिए, ना, वो जो चले गए वो चले गए। अब हमें ही इसके ऊपर कंट्रोल करना है। जिस तरह किसी के घर में कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके छोटों पर आ जाती है, ठीक इसी तरह अब हमारी जिम्मेदारी है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन वो सारा का सारा मंत्र हमें देकर के चले गए हैं कि हमें किस तरह कंट्रोल करना है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। उनके जरिए इनकलाबी सूरत में इस खतरे से बचने के तराकीब करने होंगे। मज़कूरा बाला कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब एपीजे अब्दुल कलाम ने इन संगीन मसाइल को दूर करने, हल करने और बचने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा व तालिबात पर दी। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि इससे निमटने का अक्सीर नुस्खा या जादुई मंत्र ये है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। पता चला कि देखिए जनाब एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या मंत्र दिया, जो बहुत ही अच्छा मंत्र ये है कि 20 लाख तलबा जो के 17 साल से लेकर के 10 साल से लेकर के 17 साल के बच्चे होते हैं, अगर सिर्फ 5-5 पेड़ भी लगा दें तो कितने पेड़ हो जाएंगे और उससे हम किससे बच सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। तो पता चला ना कि भाई क्या क्या कर सकते हैं। अब मुझे लगता है ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी कोई ना कोई इश्काल बाकी है, कोई आपत्ति है, कोई समझ में नहीं आया है, तो आप हमेशा मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया है तो चलिए थोड़ा सा सवाल हल करते हैं। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, आपसे ये सब जो सवाल है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सन 2018 में भी आया, 15 में भी आया है, कई बार आ चुका है ये सब सवाल, आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। तो इसमें आपको क्या जवाब देना है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो संगीन मसला है। यहां पर देखिए, है ना। आगे चलते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है, तो 31% लिख देना है। कितना लिखना है भाई कार्बन डाइऑक्साइड में, यहां पर देखिए 31। जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, जमीन का दर्जा हरारत कितना बढ़ गया है भाई, इसमें 75 वाले में टिक कर रहा है, यहां पर देख रहे हैं ना। आपको अपनी कॉपी पर इसको लिख लेना है, ताकि देखिए लिखेंगे तभी जाकर के आप कुछ कर पाएंगे, वरना सुन लेंगे, सुनने के बाद आप सुन्नी ही बन जाएंगे। सुन्नी का मतलब खाली बस सुन लिया, उसके बाद आपको एग्जाम हॉल में याद नहीं आएगा। इसीलिए आप अपनी कॉपी पर लिख लिया करें कि हाँ इसका सवाल का जवाब ये है, और आपस में डिस्कस किया करें, यानी वार्तालाप किया करें, बातचीत किया करें कि भाई कितना बढ़ा है कितना घटा है, ये सब चीज आप एक दूसरे से पूछें। बाल विज्ञान कांग्रेस सन 2008 भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ, तो आपका सिंपल जवाब है दीमापुर। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, सन 2007 में हुई थी, है ना। इसको ध्यान रखना है। जमीन सभी जानदारों के लिए
मुनासिब है या गैर मुनासिब। देखिए ये जितने भी सवाल है ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के सवालात होते हैं, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है और सवाल को अच्छी तरह हल करना है। ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब, तो आपको लिखना है मुनासिब, है कि नहीं? मुनासिब। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। कैसा लिखना है भाई? संगीन मसला है, ठीक है? ऐसा। अब देखिए तीसरा हो गया ना, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? यहां पर देखिए, अब तीसरा सवाल क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इसमें आपको लिखना है तमाज़त अर्जी अर्जी में तदरीजी इजाफा को ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। तमाज़त अर्जी में यानी जमीन जमीन को, यहां पर देखिए, जमीन को गर्मी पहुंचती है, उसी को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी जमीन में धीरे धीरे जो गर्मी पहुंच रही है उसको क्या कहेंगे? तमाज़त अर्जी कहेंगे, चाहे ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, एक ही बात है। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया ना? अब ये भी समझ में आ गया, ये इसको आप लिख लिया करें मिटाने से पहले पहले, क्योंकि थोड़ा सा जगह कम मिलता है इसलिए आपको मैं समझा नहीं पाता हूँ। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है? ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है? तो आपको लिखना है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे पहले क्या लिखना है? थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं आपको अच्छी तरह, उस कॉपी में, कॉपी आपको तैयार रखना है। जब कॉपी तैयार रखेंगे तभी जाकर के आपकी एक अच्छी कॉपी बनेगी, और कॉपी बनेगी तो उस एग्जाम के समय में आपका वो काम आएगा। ठीक है ना? तो ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस है? अब इसको लिखना है कि ये गैस है CO2, एक एक गैस हो गया। इसी तरह मीथेन CH4, ये क्या है? मीथेन गैस। और इसी तरह नाइट्रस गैस, है ना? CH4 नाइट्रस हो गया, नाइट्रस हो गया, है ना? अब इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और इसी तरह से नाइट्रस, ये सब रहता है इसमें। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस है? इसका जवाब CO2 और CH4 है। ठीक है? हाँ, अब इसी को यानी कि CH4 कहेंगे या नाइट्रस कहेंगे, एक ही बात है, चाहे इसको मीथेन कहें, कार्बन डाइऑक्साइड कहें या नाइट्रस ऑक्साइड कहें, एक ही बात है। ठीक है ना? ये शॉर्ट फॉर्म होती है, ये सबकी शॉर्ट फॉर्म होती है। इसको भी लिख देंगे तो एग्जामिनर आपका ये समझेगा कि भाई इस बंदे को तो नॉलेज बहुत ज्यादा है भाई। चलिए आगे चलते हैं। जमीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? तो इसका जवाब आपको लिखना है 149%। क्या लिखना है? 149% लिखना है। ठीक है ना? 149% कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का इजाफा हुआ है। इतना समझ में आ गया ना? इसका भी आपको जवाब दे दिया, इसका भी दे दिया, इसका भी दे दिया और इसका भी दे दिया। ठीक है ना? कोई भी सवाल छूटना ना पाए। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सी जादुई मंत्र बताया है? इसको थोड़ा सा मिटा दूं, अगर आपने लिख लिया है तो मिटा देता हूं ताकि और अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए कौन सा जादुई मंत्र दिया है? जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा था कि 10 साल से लेकर के, कितने साल से? 10 साल से लेकर के 17 साल तक, कितने साल के? 17 साल के बच्चों को अगर ये कह दिया जाए कि 5-5 पेड़ लगा दिया जाए तो ये मसला हल हो सकता है। कितने लाख बच्चे हैं? 10 से लेकर के 17 साल के बच्चे, 20 लाख अगर बच्चे 4-4 पेड़ भी लगा दिए जाए तो इस मसले पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। आगे चलते हैं। तवील सवालात। अब देखिए ये तवील सवालात जो होते हैं ये थोड़ा सा लंबा सवाल होता है, इसमें आपके नंबर भी ज्यादा आएंगे, है ना? यानी 5 नंबर 10 नंबर भी आ सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? इसमें आपको लिखना है कि 30-40 वर्षों से जमीन का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं? इस धीरे धीरे बढ़ने में जो इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इतना समझ में आया ना? हाँ, यानी 30-40 वर्षों से जमीन का दर्जा हरारत धीरे धीरे बढ़ रहा है। दर्जा हरारत मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है।
इस दर्जे हरारत में जो इजाफा हो रहा है, जो बढ़ोतरी हो रही है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका जवाब मिल गया आपको। चलिए भाई, ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब है, यानी क्यों ऐसा हो रहा है, इसका जवाब आपको देना है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस के गैसों के असरात पड़ रहे हैं, यानी साथ ही साथ क्या क्या हो रहा है, कारखाने खुल रहे हैं, है ना, कारखाने। इसी तरह क्या हो रहा है भाई, ये मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी, ठीक है, समझ लीजिए मोटर गाड़ी, यहाँ पर नहीं चलेगा कलम। मोटर गाड़ी में बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह जंगल कट रहे हैं, जंगल भी लिख सकते हैं, जंगल कट रहे हैं। और इसी तरह क्या हो रहा है, मोटर गाड़ियों में रोजाना इजाफा होता जा रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही है। तो इसका सवाल का जवाब आपको मिला कि नहीं भाई? मिल गया है। चलो आगे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे, यानी अगर इसका जो संगीन हालत और इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो क्या हो सकता है, उसी का जवाब यहाँ पर दिया गया है कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाने से पौधों का ख़त्म हो जाना, यानी पौधे भी ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह तूफ़ान, सैलाब और कहत का सामना हम सब के लिए हो जाएगा। धीरे धीरे हालात और हादसात का हम शिकार होते जाएंगे, है कि नहीं? यानी अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे नुकसान हम सब के लिए होगा। तूफान बरपा होगा, इसी तरह हमारे बहुत सारे इलाके पानी में डूब सकते हैं, है ना, और गर्मी इतनी ज़्यादा खतरनाक पड़ेगी कि हम सह नहीं सकते। तो ये सब जाहिर सी बात है नुकसान है कि नहीं भाई? यही सब चीज़ों को आपको अपनी कॉपी में, इम्तिहान की कॉपी में लिखना है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो आपको लिख देना है कि दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों को अगर ग्रीन हाउस गैसों पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हम इन चीज़ों के ऊपर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं, काबू पा सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं, है ना। बड़े बड़े मुल्क नहीं है, जैसे जापान है, अमेरिका है, चाइना है, ये तो और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में, इन सब का तो और ज़्यादा योगदान है। इन्हीं लोगों की वजह से तो हो रहा है, लेकिन हम सब भी इसमें मुलव्विस है, हम सब भी इसमें शामिल है। इसलिए इन सब के ऊपर रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अपने अपने घरों में क्या लगाना है, पेड़ पौधे लगाने होंगे, जाहिर सी बात है शजरकारी करनी पड़ेगी, है ना, तब जाकर के हम इसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं भाई? चलो अब देखिए यहाँ पर इस सबक में जिन अल्फाज में साबके हैं उन्हें चुनकर जुमले बनाइए। देखिए चुनकर, अब आपको मैं समझा देता हूं। यहाँ पर देखिए साबका होता क्या है, उपसर्ग उपसर्ग होता है और एवं प्रत्यय। ये साबका और लायका, साबका को थोड़ा सा समझ लीजिए, जो पहले आने वाला होता है, शब्द के पहले आने वाला जो होता है, जैसे ये है देखिए, ये आप खड़ा है, इसी तरह ये बरअक्स है ना, क्या है भाई, ये बरअक्स है, बरअक्स है। इसका पहला वाला शब्द कौन सा है, ये वाला है, बर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये साबका हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, साबका, और ये क्या है, लायका हो जाएगा। तो जो इससे मिल रहा है उसी को कहते हैं साबका। देखिए जो पहले आ रहा है उसको साबका कहेंगे। समझ में आ रहा ना। अब मिसाल के तौर पे देखिए ये जीत है। अब देखिए इसमें फायदा क्या होता है, इसका माने अलग अलग हो जाता है, इसमें कुछ लफ्ज बढ़ाने से, कुछ शब्द को बढ़ाने से माना पर क्या हो जाता है, असर पड़ता है। असर का पड़ने का मतलब ये है कि उसका माना चेंज हो जाता है। अब देखिए जीत, जीत है कि नहीं, अब हिंदी में जीत होता है, इसी में अगर लगा दूं मैं परा, तो क्या हो जाएगा, पराजित। पराजित माने क्या हो जाएगा, हारना हो जाएगा। हारना हो जाएगा कि नहीं भाई? देखिए अब अगर परा को हटा दिया जाए, सिर्फ जीत को रखा जाए, तो जीत माने होता है जीतना, है कि नहीं? लेकिन अगर इसमें परा लगा दिया तो माना चेंज हुआ कि नहीं? तो ये जो है पहले आने वाला जो शब्द है, इसी को कहते हैं क्या, साबका कहते हैं। साबका का असल माने होता है पहले आने वाला। इसी तरह देखिए मान, देखिए है ना, ये मान है ना, अरे है कि नहीं? अब देखिए अमान, मान का अलग है, अब अलिफ लगा दिया तो ये क्या हो गया, साबका हो गया। अब इसको अमान, अमन अमान कायम रहे, दुनिया में अमन अमान हो जाए, अब इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे जीत है तो पराजित, हम सब आज
जीत गए या पराजित, हम सबको पराजित कर दिया गया, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? अब ईमान है, देखिए ईमान का माने होता है सच्चा, है ना? लेकिन अब इसके अंदर बे लगा दिया जाए तो माने में चेंज हुआ कि नहीं, ये बताइए मुझे। जब चेंज हो गया, इसी को कहते हैं साबिका। साबिका कौन सा है? ये वाला है, ये वाला, ये देख रहे हैं ना, ये सब। क्यों? इसलिए कि ये पहले आ रहा है, तो पहले आने वाला जो शब्द है, जो माना पर असर कर दे, माना को चेंज कर दे, उसी को कहते हैं साबिका। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए, फिक्रमंद, तो फिक्रमंद, हम सबको फिक्रमंद रहना है ना? अब इसका सेंटेंस बना सकते हैं। ये तहाशा था, अब इसमें बेतहाशा लगा दिया, तो बेतहाशा दरख्त कट रहे हैं। बेतहाशा यानी बहुत ज्यादा दरख्त कट रहे हैं। बन गया कि नहीं सेंटेंस? आब खरा से हमें नुकसान पहुंच रहा है या क्या हो रहा है, ये सारा का सारा आपको उसमें लिखना है ना? जब लिखेंगे तब जाकर के आपका मेहनत काम आएगी। ठीक है ना? आब खरा का सलमान क्या है? गर्म पानी का भाप। ठीक है? बरअक्स, अक्स होता है, असल क्या होता है? ये अक्स होता है ना? लेकिन अब बार आजबर बर लगा दिया तो बरअक्स हो गया, यानी मैं आपके काम करने का बरअक्स हूं। कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर बरअक्स का, तुम्हारा हर काम मेरे काम से बरअक्स होता है। तुम्हारा हर काम मेरे काम से बरअक्स होता है। बेतहाशा, इसका सेंटेंस बना सकते हैं। ये जो बेतहाशा है, बेशुमार लोग आज भी नंगे भूखे रहते हैं। बेशुमार, बेतहाशा, बेशुमार। कारखाना, इसी तरह देखिए क्या है, ये कारखाना है। तो अब इसका सेंटेंस बना दीजिए, मौजूदा दौर में कारखाना बहुत ज्यादा खुल रहा है कि नहीं? अब मोटर गाड़ी, ये देखिए मोटर गाड़ी, तो मोटर गाड़ी का क्या बना देना है? मोटर गाड़ियों में दिन ब दिन क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रही है। खतरनाक, खतरनाक, अब इसको भी सेंटेंस में प्रयोग करना है। सिगरेट नोशी सेहत के लिए खतरनाक है ना? शजरकारी, अब शजरकारी है तो शजरकारी से फायदा ही फायदा है। शजरकारी मतलब, वो शजरकारी कहते हैं दरख्त लगाना, पेड़ पौधे लगाना, इसको शजरकारी कहते हैं। ठीक है ना? आलमगीर, ग्लोबल वार्मिंग आलमगीर मसला बन गया है। आलमगीर मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया का मसला बन गया है ना? बना सकते हैं। शोहरत याफ्ता, शोहरत याफ्ता लोग संजीदा मिजाज होते हैं, यानी बहुत सारे आप अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से आप बना सकते हैं। इतना मुझे लगता है आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई बात रह गई है, कोई इश्काल रह गया है, कोई आपत्ति रह गई है, तो कमेंट खुला हुआ है। मेरा नंबर है 9470684807, या दूसरा नंबर है 729141 इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।